हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और आज हम करने जा रहे हैं आपके स्कूल में टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र के माइनर टेस्ट 11 का एनालिसिस। माइनर टेस्ट 11 से पहले हमने माइनर टेस्ट 1 से 10 तक का एनालिसिस कर चुके हैं। माइनर टेस्ट 1 से 10 तक कर चुके और 2 मेजर टेस्टों का एनालिसिस कर चुके, 2 मेजर टेस्टों का एनालिसिस कर चुके, जिनकी वीडियो हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल दी सभी टॉपिक वाइज, और 2 मेजर टेस्टों का एनालिसिस कर चुके। यानी पहले 5 से माइनर टेस्टों के बाद एक मेजर एनालिसिस कर चुके, फिर आगे 6 से 10 माइनर टेस्टों के बाद एक मेजर एनालिसिस कर चुके आपके मेजर 2, और सभी को अच्छे से समझाने की कोशिश की और आप सबको अच्छा लगा होगा। बहुत ही बेहतरीन इन समझाने का प्रयास किया, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या के साथ हमने समझाने का प्रयास किया। आज उसी श्रृंखला में हम कह रहे हैं आपके माइनर टेस्ट 11 का विश्लेषण। तो माइनर टेस्ट 11 का विश्लेषण करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर भी जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वीडियो पूछे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमसे चुनने की कोशिश करें। तो चलो देखते हैं माइनर टेस्ट 11 का पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका। शुरुआत करते हैं उसी के साथ आपकी। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आया था आपका, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्न पर विचार की कर सही उत्तर का चयन करिए। सुभाष चंद्र बोस है अपने, इनके जो कथन दिए हुए हैं निम्न पर विचार कर सही का चयन करना था। मैं कथन ए दिया हुआ में, सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज दल के गठन का समर्थन किया था। ये बिल्कुल राइट है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज दल की गठन का समर्थन किया था। स्वराज दल का गठन हुआ था आपको 1923 में। कब हुआ था? 1923 में, और इसका समर्थन किया था। फिर सुभाष चंद्र बाबू थे, इस स्वराज दल की क्या बने थे आपकी, इस स्वराज दल की बने थे आपके सचिव। स्वराज दल की क्या बने थे? सचिव बने थे। और दूसरा ऑप्शन दे रखा, कारण दे रखा, क्या दे रखा कारण इसका, नेताजी का मानना था कि अंग्रेजों का विरोध भारतीय विधान परिषद के अंदर भी होना चाहिए। बिल्कुल राइट बात है। नेताजी का मानना था इसकी अंग्रेजों का जो विरोध है भारतीय विधान परिषद के अंदर भी होना चाहिए। तो कथन ए भी सही है और इसका कारण आर भी सही है, और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो आपका आंसर तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया कि कारण और आर सही है दोनों। और इसके साथ ही स्वराज दल का एक समाचार पत्र था, समाचार पत्र। उस समाचार पत्र के संपादक भी रहते सुभाष चंद्र बाबू। क्यों? कौन सा था आपका? बंगलार कथा। बंगलार कथा। और इस समाचार पत्र के क्या रहते? संपादक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना को अंजाम देने के बाद रास बिहारी बोस ने किस छद्म नाम को धारण कर लाहौर में फरारी काटी? कौन सा नाम था? छद्म नाम जिसको धारण कर लाहौर था आपका, लाहौर में फरारी काटी। बलराज, फकीरचंद, भगत राम, या तलवार, या मोहम्मद जियाउद्दीन। तो इसका आंसर तो जाएगा आपका फकीरचंद, ऑप्शन नंबर 2। और लाहौर में फरारी काटी थी। और किसके घर रुके थे? सत्यवती के घर रुके थे। और सत्यवती कौन थी आपकी? रामचरण दास की पत्नी थी सत्यवती। कारण क्या था? क्योंकि लाहौर में पुलिस ने घोषणा की थी, कोई भी सिंगल पुरुष कोई भी रूम या किराए पर लेते हैं तो सबसे पहले आपको पुलिस को सूचना देंगे। तो इन्होंने आपके लाहौर में आपके जो रामचरण दास की पत्नी थी सत्यवती, उनके साथ रहने लगे थे। देखो, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं अच्छे से। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस पर बम की घटना कब हुई थी? जब बम की घटना हुई थी, ये घटना कब थी आपकी? इस घटना थी ये 23 दिसंबर 1912 को। तो ये बम कांड किया गया था, ये कब किया था? ये घटना थी आपकी 23 दिसंबर 1912 की घटना थी। ठीक है, योजना की उपज किसकी थी, यानी किसकी मस्तिष्क की ये उपज थी कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकना है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि मस्तिष्क की उपज किसकी थी। जो योजना थी, ये योजना थी आपकी श्रीश चंद्र घोष की। किसकी थी आपकी? श्रीश चंद्र घोष थे। श्रीश चंद्र घोष के मस्तिष्क की उपज थी, मस्तिष्क की उपज। और इस घटना को अंजाम देने के लिए रास बिहारी बोस ने किसको चुना था? बोस ने किसको चुना था कि ये बम ये भेजेगा? ये इसको चुना था आपके बोस ने। बोस कौन थे? रास बिहारी बोस। मैंने आपको बोस लिख दिया। इन्होंने किसको चुना था? आपके बसंत विश्वास को। किसको चुना था? आपके बसंत विश्वास को। ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये फिर केस चला था, उस केस का नाम क्या था? केस का नाम भी पूछा जा सकता है, दिल्ली षड्यंत्र केस। इस केस का नाम था आपका दिल्ली षड्यंत्र केस।
तो इस घटना हो गई, ये आपकी कब हुई थी? आपकी 23 दिसंबर 1912 को ये घटना हुई थी। फिर ये आपके रास बिहारी बोस है, इन्होंने फरारी काटी कहाँ पर? लाहौर में। ये भी मैं लिख देता हूँ, लाहौर में फरारी काटी। और किसके घर काटी थी? ये घर काटी थी आपकी जो आपके एक क्रांतिकारी थे लाहौर के, राम शरण दास जी। कौन थे आपके? राम शरण दास जी, राम शरण दास। और इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? सत्यवती, सत्यवती। इनके घर सत्यवती के साथ ये फकीर चंद के नाम से रहते। किसके नाम से रहते? आपके फकीर चंद के नाम से रहते। ये आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन था। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा कि छद्म नाम की धारण करके लाहौर में फरार काटी थी, फकीर चंद के नाम से काटी थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है आपका? 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस की कार्यकारिणी में कब नियुक्ति हुई है? सितंबर 1929, दिसंबर 1923, जुलाई 1926 या सितंबर 1926? तो कार्यकारिणी का जो अभी कांग्रेस कार्यकारिणी है, इसमें सबसे पहले नियुक्त हुए थे आपके सुभाष चंद्र बोस 1 सितंबर 1929 के अंदर। जब इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू ने शामिल किया था इनको। कांग्रेस अध्यक्ष थे इस समय आपके 29 में 1929 में अध्यक्ष कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने अपनी कार्यकारिणी थी, इनकी समिति थी कार्यकारी, अपने कार्यकारिणी समिति में शामिल किया था किसको? सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन फिर भी आपके सुभाष चंद्र बोस ने इसे इस्तीफा दे दिया था। विवाद कब हुआ था इसमें? फिर इनका विवाद हुआ था बंगाल के अंदर, और उस विवाद के बाद इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा। विवाद क्या था? विवाद ये था कि बंगाल में जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के चुनाव हुए थे ना, बंगाल में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के चुनाव, कमेटी चुनाव में क्या हुए? विवाद हुआ, और फिर इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया? अपना इस्तीफा दे दिया था, इस कार्यकारिणी से इस्तीफा। अपना इस्तीफा दे दिया था, ये था। और ये शामिल होते आपके सितंबर 1929 के अंदर, और जवाहरलाल नेहरू की कार्यकारिणी में ये शामिल हुए थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 था अपना रास बिहारी बोस के संबंध में निम्न खतरों पर विचार करें। हम विचार करते हैं। पहला खतरा दिया हमें, इन्होंने भारत जापान मैत्री संघ की स्थापना की। बिल्कुल राइट है। इन्होंने भारत जापान में जो आपका मैत्री संघ है, इसकी स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। बिल्कुल राइट है ये। इन्होंने नागासाकी में एशियाई प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया। नागासाकी जो जापान का एक शहर है, जिसमें यहाँ पे एशियाई प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया था। बिल्कुल राइट है ये भी। तीसरा दे रखा, रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। उपरोक्त कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त आपकी तीनों कथन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है। इसके अलावा देखो रास बिहारी बोस ने जापान में और क्या क्या गठन किया, इसका आंसर तो आपका तीनों हो गया। जापान में देखो रास बिहारी बोस आपके रास बिहारी बोस है। जापान में क्या क्या किया इसके अलावा इन्होंने एक तो भारतीय समिति का गठन किया, जो इम्पोर्टेंट बन सकती है वो बता देता हूँ मैं। भारतीय समिति का गठन किया जापान के अंदर। ठीक है। 1933 में जापान में इन्होंने एक एशियन विला का स्थापना की, छात्रावास। क्या था? विला एशियन, उसका नाम था आपका विला एशियन। और ये कहाँ पर स्थापित किया था? टोक्यो, जापान के टोक्यो शहर में स्थापित किया। ये छात्रावास था एक। टोक्यो में क्या था? ये छात्रावास, छात्रावास था, जिसकी स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। इसके अलावा इन्होंने जापान में पत्रिका भी प्रकाशित की। कौन कौन सी इनकी पत्रिकाएं थी वो भी इंपॉर्टेंट है। पत्रिकाएं कौन थी इनकी? एक पत्रिका थी इनकी जापान एंड जापानीज के प्रमुख लेखक थे। जापान तथा जापानीज के प्रमुख लेखक, ये तो इनके प्रमुख लेखक इसके थे जापानीज के। इसके अलावा एक इन्होंने समाचार पत्रिका कौन सी निकालती है? आपकी न्यू एशिया। याद रखना भाई, न्यू एशिया वगैरह आजकल कोर्ट में पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कोर्ट में आता है। फिर इन्होंने एक आपके आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, जापान में ही आज़ाद हिंद फौज। इसका गठन कब किया था? आपके 1 सितंबर 1942 को रास बिहारी बोस ने किया था। फिर इनकी मृत्यु पर जापान सरकार ने एक द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार था जापान का। इनकी मृत्यु पर जापान का द्वितीय जो
जापान का सेकंड पुरस्कार, सर्वोत्तम पुरस्कार, सर्वोत्तम पुरस्कार, उसका नाम क्या है? उसका नाम था आपका ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। इस सम्मान से नवाजा गया था। इनकी मृत्यु रास बिहारी बोस को जापान के अंदर। ये रास बिहारी बोस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट थी। इनके अलावा ही इन्होंने यूरोप की यात्रा भी की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सभी आपके जो नोट्स वगैरह है उनमें पढ़ा करो। तो देखो इसका आंसर तो क्या हो गया, ये तीनों खत्म थे, इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन जो खत्म है सभी इंपॉर्टेंट है आपकी, ये याद रखना भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां क्या था आपका, ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर डाला था, मैंने खुद बना के डाला था टेलीग्राम पर, और इम्पोर्टेंट भी है। और इस क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन। और ये मात्र 26%, 1200 कुछ दोस्तों ने आंसर दिया था, उनमें से 26% का सही था मात्र। ये जो आपका कराची अधिवेशन है का आयोजन द्वितीय युवा कांग्रेस की, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखो रास बिहारी बोस ने, भगत सिंह ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसकी अध्यक्षता की थी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने। और ये हुआ था आपका कराची में, कब हुआ था आपके 1931 के अंदर, मार्च 1931 में हुआ था। कराची में द्वितीय युवा सम्मेलन है वो आपका कराची में, और मार्च 1931 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1931 के अंदर हुआ था। और इस अधिवेशन के इनका उल्लेख है आपके, जो इसका स्रोत है, इसका स्रोत मिला आपके द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक में इसका स्रोत आपके कि मार्च 1900 ये आपके कराची में आयोजित हुआ था 1931 में द्वितीय युवा कांग्रेस में, जिसकी अध्यक्षता की थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है आपका। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की घोषणा पत्र किस नाम से जाना जाता था? स्वतंत्र भारत, द सोशलिस्ट, सर्कुलर ए आज़ादी या द रिवोल्यूशनरी। तो ये आपका जाना जाता था आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका द रिवोल्यूशनरी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। और ये आपके इसके बारे में देखो, आपका जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसका गठन होता है आपका अक्टूबर 1924 के अंदर। इसका गठन कब होता है आपका? अक्टूबर 1924 के अंदर इसका गठन हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना। इंडिया की स्थापना करना, ये तो इसका उद्देश्य था। और आपके द रिवोल्यूशनरी है, ये कब प्रकाशित किया था? एक 1925 की बात है, जब जनवरी 1925 में इसी संगठन ने जनवरी 1925 में द रिवोल्यूशनरी नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया था, अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जारी किया था। ठीक, कब हुआ था ये घोषणा पत्र? 1925 के अंदर, ये भी याद रखना। घोषणा पत्र किस नाम से जारी किया था? द रिवोल्यूशनरी के नाम से जारी किया था। ये आपका 1925 के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था आपका, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर में विचार करना है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता बनाने का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने रखा था। जब ये आपके सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में थे, तब इनकी पता चला था कि आपके हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष किसे चुना गया? आपके सुभाष चंद्र बोस को। ये कब का था आपका? 1938 की बात है। ये कब की बात है? 1938 की बात है। हरिपुरा अधिवेशन, और हरिपुरा अधिवेशन कहा हुआ था आपके गुजरात के अंदर, हरिपुरा अधिवेशन गुजरात। और इसके लिए गांधी जी ने इनको चुना था। ठीक है, तब तो गांधी जी बड़े राजी थे। 1938 में अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। देखो 1938 में अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। ये भी इनका सत्य कथन है, बिल्कुल राइट है। लाहौर अधिवेशन में इन्होंने मांग की कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव विभिन्न समस्याओं और कार्यक्रमों के आधार पर लड़ा जाए। लाहौर अधिवेशन में ये मांग नहीं की थी, ये मांग की थी आपकी कब? जब इन्होंने दोबारा अध्यक्ष के लिए पर्चा चुना था। आपके त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की बात है। और आपका त्रिपुरा संकट भी उस समय आया था। कब आया था ये? त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन या त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की बात है। और फिर त्रिपुरी अधिवेशन संकट में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद से।
क्योंकि गांधी जी और इनके बीच विवाद हो गया था, क्योंकि गांधी जी पट्टाभी सीताराम भैया को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत गए। फिर इन्होंने चुनाव से वो क्या दिया, इस्तीफा दिया। फिर आपके राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। कार्यकारिणी जो समिति थी उसके रूप में इनका विवाद बढ़ा था महात्मा गांधी के साथ। तो 1939 में आपका क्या पूछा था, असत्य कथन पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेताजी ने कलकत्ता में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको कोलकाता के अंदर है जो आपके सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था, ये भी आपका राइट से। तो आपका असत्य कथन पूछा था, असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लाहौर में नहीं था, ये कौन सा था आपका त्रिपुरा अधिवेशन था 1939 की बात है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्या है आपका, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। चलो बताते हैं। देखो आपके लॉर्ड हार्डिंग्स बम का अभी देखा हमने, कब हुआ था आपका 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। ये तो कब हुआ था आपका लॉर्ड हार्डिंग बम कांड। और दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से इसका चला था केस, ये भी याद रखना, बम कांड। ये हुआ था, अभी हमने बता दिया इसका 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। कब हुई थी ये घटना, 23 दिसंबर 1912 को हुई थी। सशस्त्र क्रांति विफल हो गई थी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सशस्त्र क्रांति विफल क्यों हुई थी, क्योंकि करपाल सिंह नामक एक मुखबिर था जिसने पुलिस को ये खबर देती थी कि ये योजना बनाई जा रही है। ये तय आपकी 21 फरवरी 1915 को इसका शुभारंभ होना था। 21 फरवरी 1915 की बात है ये। तीसरा दे रखा काकोरी कांड। काकोरी कांड भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। काकोरी कांड कब हुआ था, काकोरी कांड हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं आपका संघर्ष सत्याग्रह। संघर्ष के बारे में बार बार पूछा जाता है कि आजाद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का केस नाम बताइए। दोनों शामिल थे इनके साथ संघर्ष सत्याग्रह में, गोली मारकर हत्या की गई थी इनकी। बदला लिया गया था, आपकी कितनी मौत का बदला लिया गया था, ये आप कमेंट में बताएंगे। तो आप कमेंट में बताना कि संघर्ष को क्यों मारा गया था, इसकी आप कमेंट में बताइए ताकि आपको याद है कि नहीं है, क्योंकि पिछले पेपर का एनालिसिस किया था तब हमने बताया था। ये होता आपका 17 क्या था दिसंबर, हाँ दिसंबर 1928 को संघर्ष सत्याग्रह था। 17 दिसंबर 1928 को होता। तो हमें क्या पूछा था, हमें कालक्रम पूछा था। क्या पूछा था हमें, कालक्रम, सही घटना कालक्रम। तो सबसे पहले तो क्या होता है आपका, देखो 1912 में होता है आपका लॉर्ड हार्डिंग, तो पहला आएगा 1 नंबर पर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर आएगा आपका 1915 में सशस्त्र क्रांति 2 नंबर। फिर आएगा आपका काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1912, 1915, 1925, 1928। ठीक है, चारों की हमने डेट भी बता दी, और चारों डेट भी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या था आपका, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन लीजन की स्थापना कब और कहाँ की थी। सुभाष चंद्र बोस वापस आ गए आपके, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप कुछ जानेंगे हम। तो आपकी इंडियन लीज की स्थापना की थी इन्होंने 25 दिसंबर 1941 को बर्लिन के अंदर। कब की थी, 25 दिसंबर 1941 को बर्लिन के अंदर की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, यही आपका आंसर है। और इसे जो क्या बोलते हैं आपके आज़ाद हिंद फौज, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। और इन्होंने देखो आपके जो इंडियन लीज की स्थापना की थी, जो आपकी इंडियन लीज है, इंडियन लीजन, इसकी स्थापना तो हो गई आपकी 25 दिसंबर 1941 बर्लिन में। ठीक है, और इन्होंने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए आपके जो सैनिक थे, सैनिकों को प्रशिक्षण की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, इसके अंदर प्रशिक्षण की जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी थी आपकी अडालबर्ट शेफरिज की। क्या नाम था, अडालबर्ट शेफरिज। इसके अलावा देखो सुभाष चंद्र की बोस के बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या, इनकी क्या क्या कहाँ कहाँ स्थापना की थी वो देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जान लेते हैं इसी के साथ। सुभाष चंद्र बोस बहुत ही खूंखार व्यक्ति थे। इन्होंने 1920 में आपकी IAS की परीक्षा पास की थी, ICS की परीक्षा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका आपका, ICS की परीक्षा। और इस परीक्षा में कौन सा स्थान था इनका, चौथा स्थान था, चौथा स्थान। इसके अलावा इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। राजनीतिक गुरु, इनके राजनीतिक गुरु थे देशबंधु जितेंद्र दास, देशबंधु चित्तरंजन दास के राजनीतिक गुरु थे।
स्वराज पार्टी में समर्थन दिया, ये हमने पढ़ ही लिया था 1923 के अंदर, वे सचिव बने थे उनके। इन्होंने इसके अलावा एक पार्टी की स्थापना की थी, उस पार्टी का नाम था आपका वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, यानी WPP। इसका गठन किसने किया था? आपके सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस से अलग होकर। ये कब की थी? आपकी मई 1939 में, जब त्रिपुरा अधिवेशन के बाद ये आपके अलग हो गए थे कांग्रेस से, तब इसकी स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। इसके अंदर अलावा आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी इन्होंने, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। और इस सरकार का गठन कब किया था इन्होंने? ये किया था आपका 21 अक्टूबर 1943 को। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को किया था। ये इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आज़ाद हिंद की सरकार के गठन की मान्यता कितने देशों ने दी थी? आपकी 8 देशों ने दी थी इस सरकार को मान्यता। उन 8 देशों के बारे में एक क्वेश्चन आया आगे, उनके बारे में वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो इसका आंसर तो क्या हो गया था आपका? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया था आपका 25 दिसंबर 1941 को बर्लिन के अंदर इंडियन लीजन की स्थापना की थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका? चंद्रशेखर आज़ाद ने पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। चंद्रशेखर आज़ाद इंपॉर्टेंट है, अपने अल्फ्रेड पार्क में इनकी अंतिम सांस लेगी थी। पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। ये आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में नहीं लिए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में नहीं लिए थे, आपके सशस्त्र गदर क्रांति में नहीं लिए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, गदर क्रांति भी भाई, ये भी याद रखना। हरदयाल नाम था उनका। असहयोग आंदोलन के दौरान आपके इन्होंने शामिल हुए थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपका? 1921 के अंदर। कब आता? 1921 की बातें हैं। तो इसके साथ ही देख लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन। अभी जो चंद्रशेखर आज़ाद है, शेखर आज़ाद के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। इन्होंने देखो आपके HRS का सदस्य रहा। पहले तो देखो आपके जो राम प्रसाद बिस्मिल है, कौन? आपके राम प्रसाद बिस्मिल है। इन्होंने इसको किस नाम से पुकारा है? आपके क्विक सिल्वर के नाम से, क्विक सिल्वर करके पुकारा है। याद रखना किसको? चंद्रशेखर आज़ाद को नाम से, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, ये आपके सदस्य किसके थे? आपके HRA के सदस्य थे। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इनके अलावा ये शामिल थे आपके काकोरी कांड में। देखो काकोरी कांड की डेट अपनी अभी पढ़ी थी पीछे, किस किस में शामिल थे? काकोरी कांड में शामिल थे, ये भी याद रखना। इनके संबंधित केस क्या थे? सैंडर्स के हत्याकांड में भी शामिल थे ये, सैंडर्स हत्याकांड। इसकी डेट भी हमने बता दी कब हुई थी आपकी। ये था आपका 17 दिसंबर 1928। और आप ये जो काकोरी कांड था ये था आपका 9 अगस्त 1925। और इनकी एक मात्र रचना है कौन सी? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद रहेंगे और आज़ादी रहेंगे। अंतिम नींद देखो इनकी रचना तो आपकी देख लीजिए। अंतिम नींद कहाँ थी इनकी? अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क। यहाँ पर इनकी गोली में मार कर हत्या कर दी गई, मतलब गोलीबारी में आपस में शहीद हो गए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका? निम्न में से किन देशों ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी? अभी देख हमने पढ़ा था, आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी 8 देशों ने। कितने देशों ने दी थी? 8 देशों ने दी थी। इन 8 देशों में सबसे पहले दी थी आपकी सर्वप्रथम जापान ने दी थी। सर्वप्रथम किस देश ने दी थी? जापान, क्योंकि गठन भी जापान में था, जापान तो पहले था ही। जापान ने दी थी। और जापान ने कब दी थी? आपके 23 सितंबर को। जापान ने 23 सितंबर को दी थी। फिर इसके बाद जापान के बाद में बर्मा था, 2 नवंबर को बर्मा। और बर्मा ने कब दी थी? इसको 24 सितंबर को, डेट भी बता देता हूँ साथ साथ। फिर क्रोएशिया, जो आपका ऑप्शन में है क्रोएशिया, ये थी आपकी 27 सितंबर को दी थी इस देश ने। इसके अलावा फिर जर्मनी आया था। जर्मनी ने मान्यता दी थी कब? 29 सितंबर को। कब दी थी? 29 सितंबर को। जर्मनी के बाद में मान्यता दी थी आपकी नानकिंग ने, नानकिंग देश भाई, नानकिंग देश था, इसने मान्यता दी थी आपकी 1 नवंबर को, ठीक है। नानकिंग के बाद में मत्सुंगो देश है, मत्सुंगो देश ने कब दी थी इसको? मत्सुंगो देश को आपको 1 नवंबर को मान्यता दी थी, आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी। फिर इटली, इटली ने मान्यता दी थी आपके 9 नवंबर को। कब दी थी? 9 नवंबर को। फिर आपका थाईलैंड था, थाईलैंड ने दी थी आपके 19 नवंबर को। 1943 की बातें हैं, ठीक है, 19 नवंबर को। और फिर आपके थाईलैंड के बाद में कौन था आपका? फिलिपाइन,
फिलीपाइन, इन्होंने भी मान्यता दी थी। कितने देश हो गए आपके? 8 देश। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देश हो गए। ठीक है, 8 देशों ने इस देश मान्यता दी थी आपके। और इसमें देखो कुछ आपका मान्यता दी थी, क्रोएशिया ने दी थी आपकी, जर्मनी ने दी थी, जर्मनी ने आपके नवंबर में दी थी। ठीक है, 9 नवंबर को क्रोएशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया का है, इसका कोई नाम नहीं है इसमें। तो देखो 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 कौन सी में? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या आपका? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संबंध में निम्न कथनों पर में से सत्य कथन है, यह हमें बताना है। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट आपकी रिपब्लिक एसोसिएशन है आपकी, इसका कथन है जिनमें सत्य कथन कौन कौन से ये बताना है। इसका गठन फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में होता है, बिल्कुल राइट बात है। इस संगठन में समाजवाद और मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व को अपना ध्येय घोषित किया, बिल्कुल राइट है। चंद्रशेखर आजाद ने इस संगठन ने कमांडर चीफ बनाया गया, चंद्रशेखर आजाद को इस संगठन ने कमांडर इन चीफ बनाया गया, ये भी आपका राइट है। तो आपको देखो जो सत्य कथन पूछा था, क्या पूछा था हमें? सत्य कथन। तो तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, देखो आपका जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है आपके HSRA है, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था देखो 4, इसकी सभा हुई थी पहले। जो गठन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका गठन तो आपका जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, कोटला मैदान का आपका दिल्ली में। गठन कैसे होता है इसका, इसके बारे में बता देता हूँ। कोटला मैदान है तो कहाँ पर? आपका दिल्ली में। यहाँ पर एक सभा आयोजित होती है, सभा आयोजित होती है। ये सभा कब आयोजित होती है? ये सभा आयोजित हुई थी आपकी 8 से 10 सितंबर 1928 को। 8 से 10 सितंबर 1928 को ये सभा चली थी। इस सभा के अंदर क्या हुआ था? 4 प्रांतों के 10 प्रतिनिधि सम्मिलित हुई थी आपकी, 4 प्रांतों की। 4 प्रांत कौन से थे आपके? 4 प्रांत थे आपके। राजस्थान, अपना राजस्थान के साथ पंजाब था, पंजाब के साथ कौन था? आपका संयुक्त प्रांत था, और संयुक्त प्रांत के अलावा एक और था आपका बिहार। ये 4 प्रांत थे आपके। इन 4 प्रांत कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब, संयुक्त प्रांत के 10 प्रतिनिधि आपके 10 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे इसमें। प्रतिनिधि सम्मिलित हुए किसमें? कब? 10 दिसंबर 1928, 8 से 10 सितंबर 1928 की बात है। दिल्ली की कोटला मैदान में 4 प्रांतों के, जो आपके राजस्थान, पंजाब, संयुक्त प्रांत और बिहार के 10 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, और इसका गठन किया आपका, किसका गठन किया आपके? HSRA, हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक मैंने इसका मुख्यालय नहीं बताया ना आपको, ये देख रहा था मैं। ठीक है, तो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का आपका स्थापना हो गई थी आपकी 8 से 10 सितंबर 1928 को, और इसका प्रारंभिक मुख्यालय है, प्रारंभिक मुख्यालय कार्यकर्ता किया जाता है आपका झांसी की रानी झांसी के अंदर। ठीक है, फिर इसका मुख्यालय झांसी के बाद में आगरा आ गया था। ठीक है, कहाँ गया था आपका? आगरा। तो इस प्रकार से आपके जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसका आंसर तो हो गया आपका 4, तीनों कथन सही है आपके। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, आजाद हिंद फौज के संबंध में निम्न कथनों पर असत्य विचार कर असत्य कथन का हमें चयन करना है। असत्य कथन कौन सा है? 1 सितंबर 1942 को इसकी औपचारिक स्थापना की गई, बिल्कुल राइट है। 1 सितंबर 1942 को इसकी राष्ट्र बिहारी बोस ने 1942 में इसकी औपचारिक स्थापना की थी, बिल्कुल राइट है। आजाद हिंद फौज के गठन का काउंसिल ऑफ एक्शन के अधीन किया गया, कब किया गया था आपका? काउंसिल ऑफ एक्शन के अधीन किया गया, बिल्कुल राइट है। ठीक है, जुलाई 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना का पुनर्गठित किया। जुलाई 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठित किया। 1942 में नहीं किया था, कब किया था आपके? 1943 के अंदर, जुलाई 1943 में किया था इसका पुनर्गठन। हमें क्या पूछा था? असत्य कथन पूछा था। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 असत्य कथन हो जाएगा आपका। झांसी की रानी रेजिमेंट नामक महिला सैनिक दल का संबंध भी इसी से था आपका। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी जो झांसी की रानी जो थी आपकी रेजिमेंट, इसका नेतृत्व किसने किया था आपका? इसका नेतृत्व इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नेतृत्व क्या था आपका? कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। कौन था आपका कैप्टन? कौन थी आपकी? कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, इंपॉर्टेंट है। जो आपकी झांसी की रानी रेजिमेंट की महिला सैनिक दल का नेतृत्व किया था। ठीक है, और इनका ध्येय वाक्य क्या था आज़ाद हिंद फौज का? ये भी देख लो आप यहाँ पर। जो आज़ाद हिंद फौज का नारा था आपका, मैंने इसका क्वेश्चन डाला था आपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही कम 13% लोगों ने इसका आंसर राइट दिया था।
तो इसका देखो नारा था आज़ाद हिंद फौज है, इसके बारे में इनका नारा क्या था? इनका नारा था आपका दिल्ली चलो। क्या था आपका? दिल्ली चलो। ठीक है, इनका नारा तो दिल्ली चलो हो गया। ठीक है, इनका अभिवादन क्या था? इनका अभिवादन था आपका जय हिंद। अभिवादन था जय हिंद। और इनका ध्येय वाक्य इंपॉर्टेंट है, ध्येय वाक्य आपका एग्जाम पूछा जा चुका है। इनका ध्येय वाक्य था आपका आज़ादी या मौत। आज़ादी या मौत। ठीक है, तो इसका असत्य कथन पूछा था आपका। असत्य कथन तो कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 करने से पहले देखो आपके इसमें रेजिमेंट में जो आपका महिला सेना थी वो, इसमें जो आपकी महिला सैनिक दल थी रानी लक्ष्मी रेजिमेंट, इसमें जो आपकी जो पहली महिला थी, फर्स्ट महिला जो रेजिमेंट में शामिल होने वाली पहली महिला, फर्स्ट महिला कौन थी आपकी? फर्स्ट महिला थी इसमें लक्ष्मी सहगल। ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो अब देखो आप नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 14 था निम्न में से संघर्ष हत्याकांड में कौन कौन शामिल थे? मैंने बता दिया संघर्ष हत्याकांड कब हुआ था। उसमें आपके चंद्रशेखर आजाद शामिल थे और भगत सिंह शामिल थे, सुखदेव शामिल नहीं थे। एक और दो से थे, आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इनमें से किस पत्रिका का संपादन रास बिहारी बोस ने किया था? ये भी मैंने बता दिया पीछे। किसका तक किया था? आपका न्यू एशिया पत्रिका का प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या था आपका? भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़ने वाले दो अन्य क्रांतिकारी कौन थे? 23 मार्च 1931 काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनके साथ आपके राजगुरु या सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त या और सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त या यशपाल छबील दास, तो कौन थे आपके? राजगुरु और सुखदेव। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। और 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं हम 23 मार्च को, जिस दिन आपके राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की आपकी फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बारे में आपको 23 मार्च के बारे में आगे कथन दिए हुए हैं कि जो महात्मा गांधी ने कौन सा क्या कथन दिया था। और इनकी फांसी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि गांधी यूनियन समझौते से अलग बात रखी थी महात्मा गांधी ने, जो उनकी आत्मकथा है उसमें इसका वर्णन किया था। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो इनकी वह भी एक कथन था, वो भी मैं आगे बताता हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या था आपका? भगत सिंह को फांसी दिए जाने में किस ने इसे अंग्रेजों की फांसी शक्ति का प्रदर्शन बताया? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या महात्मा गांधी ने? तो यह बताया था आपके महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? मैंने अभी बताया था कि भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद तथा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है, का एक ही अर्थ। ठीक है, ये आपके सुभाष चंद्र बोस का कथन था। और ये आपका पांचवी शक्ति का प्रदर्शन आपको किसने किया था? बताया आपका महात्मा गांधी ने कथन दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इनकी आत्मकथा ने कहा था कि इन्होंने गांधी यूनियन समझौते अलग बात रखी थी कि इनकी फांसी को माफ किया जाए। ठीक है, अब देखते हैं भगत सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्या है। भगत सिंह के जो आपके स्रोत है, प्रेरणा के स्रोत कौन थे आपके भगत सिंह के? इनके प्रेरणा के स्रोत कौन थे? इनके प्रेरणा के स्रोत थे आपके मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने लंदन में वो बम क्या किया था, गोली मारी थी। इसके साथ ही आपके वीटी सावरकर के साथ ही मदन लाल ढींगरा, इनके स्रोत एक थे मदन लाल ढींगरा। इनके अलावा एक सरदार करतार सिंह सराबा, इनकी प्रेरणा के स्रोत है भगत सिंह जी को, ये दोनों व्यक्ति। इनके अलावा पत्रकार के बारे में भी इनकी पत्रिका भी पूछी जाती है। इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी थी आपकी? पत्रकार के रूप में क्या क्या काम किया था इन्होंने? पत्रकार। तो भगत सिंह देखो सबसे पहले इन्होंने अर्जुन नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। अर्जुन इनकी पत्रिका थी, इसमें भी काम किया था। और इन्होंने आपके जो आपका प्रताप, जो आपका गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था, इसमें भी इन्होंने काम किया था। प्रताप किसका था आपका? गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था। ये कानपुर से प्रकाशित होता था, विद्यार्थी। इनके अलावा बलवंत सिंह के नाम से भी इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले थे। कौन से आपके? तो अकाली, दोनों उर्दू भाषा में थे, ये भी उर्दू में था अकाली, और एक कौन सा आपका? कीर्ति, ये उर्दू में थे। और इनका संपादन किया था, और किस नाम से किया था इसका संपादन किया था आपके? बलवंत सिंह नाम से, बलवंत सिंह नाम से, ये भी याद रखना भाई।
ठीक है, ये भगत सिंह हमने थोड़ा सा जाना भगत सिंह के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या था आपका, इनमें से किस क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए भूख हड़ताल के कैदियों के साथ हो रही अमानवीय व्यवहार का विरोध किया? रास बिहारी बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सुखदेव थापा ने? किसने किया था आपके? सुखदेव थापा ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 18 का। और ये आपके सत्याग्रह भी रहते, कांग्रेस से सत्याग्रह भी कौन रहते हैं आपके? सुखदेव। 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपके, इनमें से कौन सा उपन्यास बंकिम चंद्र द्वारा नहीं लिखा गया? देखो, राधा रानी भी लिखा गया है, चंद्रशेखर भी लिखा गया, कृष्ण कांतेश्वर उदुल भी लिखा गया, लेकिन चौधरी की चतुराई नहीं लिखा गया। कौन सा लिखा गया इनके द्वारा? ये देवी चौधरी लिखा गया है, देवी चौधरी उपन्यास है इनका, वो लिखा गया है, लेकिन चौधरी की चतुराई नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, जो बंकिम चंद्र द्वारा नहीं लिखा गया। और जो आपका चंद्रशेखर है, ये चंद्रशेखर कब लिखा था इन्होंने? 1877 के अंदर, 1877 के अंदर लिखा था उपन्यास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या था आपका, द्वितीय लाहौर सैन्य केस का अधिकारी नाम था? जो आपका द्वितीय लाहौर केस चला था वो कैसे, किस नाम से चला था? देखो, ये भी पूछा गया क्वेश्चन आपका। पंजाब गवर्नमेंट वर्सेज भगत सिंह नहीं, पंजाब गवर्नमेंट वर्सेज सुखदेव नहीं, क्राउन वर्सेज भगत सिंह नहीं, क्राउन वर्सेज सुखदेव। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या आपका, आनंद मठ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार किया? आनंद मठ के बारे में निम्न कथन के बारे में विचार करेंगे। देखो, आनंद मठ जो आपका उपन्यास है आपका, सबसे पहले हम तो इसके बारे में जानते हैं। जो उपन्यास है ये आपका 1882 में किसने लिखा था? आपकी बंकिम चंद्र ने लिखा था। किसने लिखा था? आपकी बंकिम चंद्र ने लिखा था। ठीक है, ये तो आपका हो गया। इस उपन्यास के पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये भी आपका बिल्कुल राइट है, सन्यासी के विद्रोह पर आधारित है। कौन से सन्यासी के विद्रोह? जो आपके 1773 में आपका सन्यासी विद्रोह होता है, उस पर आधारित है। कब हुआ था? 1773 का जो सन्यासी विद्रोह होता है उस पर आधारित है ये उपन्यास आपका आनंद मठ। इसमें सम्मिलित वंदे मातरम में भारत की कल्पना भारत माता के रूप में की। जो इसमें सम्मिलित वंदे मातरम, देखो वंदे मातरम लिखा था इन्होंने 1875 में। कब लिखा था? 1875 में। और लेकिन आनंद मठ में कब शामिल किया? आनंद मठ में इन्होंने शामिल किया था 1885 के अंदर। कब किया था? 1885 में शामिल किया। तो जिसमें आपकी जो भारत की कल्पना किसमें की गई है? आपकी भारत माता के रूप में की है। बिल्कुल सही है, ये भी खतरनाक आपका। वंदे मातरम मिश्रित संस्कृत और बंगाली भाषा में रचित है। आपकी बिल्कुल राइट है, वंदे मातरम है वो मिश्रित रूप से संस्कृत और बंगाली भाषा में रचित है। ये भी आपका राइट है। आनंद मठ में वंदे मातरम गीत साधु राघवानंद गाता था। साधु राघवानंद नहीं गाता था, ये कौन गाता था? आपका भावानंद। कौन गाता था? ये भावानंद गाता था, भावानंद। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो हमें क्या पूछा? सत्य कथन पूछा। तो सत्य कथन 1, 2, 3 आपका सत्य है। तो 1, 2, 3 कौन से में? ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने बता दिया कि आपका उपन्यास 1773 सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। और आपका वंदे मातरम इन्होंने बंकिम चंद्र ने 1875 में लिखा था और इसको आनंद मठ में शामिल किया था 1885 के अंदर। ये भी याद रखना। संस्कृत और बंगाली भाषा का मिश्रित रूप है। और आनंद मठ में जो वंदे मातरम गीत है वो आपके भावानंद गाता था, साधु राघवानंद नहीं गाता था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे उपरोक्त ऊपर के। 1, 2, 3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्याग्रह लीग से संबंधित सदस्य था? मैंने अभी बताया था कौन था आपका? सुखदेव थापर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 23 के आपका, निम्न में से असत्य कथन बताना। असत्य कथन कौन सा है? देखो, बंकिम चंद्र मैकाले नीति के तहत स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहले स्नातक थे। बिल्कुल राइट है, जो आपके मैकाले शिक्षा नीति के तहत स्थापित होता कलकत्ता विश्वविद्यालय, उसके पहले स्नातक कौन थे? आपके बंकिम चंद्र थे। आपका बिल्कुल राइट है। दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के माध्यम से बंकिम चंद्र ने महिला अधिकारों की मांग की थी। किसके, कौन सा उपन्यास था ये? दुर्गेश नंदिनी। ये भी इंपॉर्टेंट आपका, ये आपका बिल्कुल राइट है। ललित और मानस बंकिम चंद्र द्वारा प्रकाशित कविताओं का संग्रह। बंकिम चंद्र द्वारा प्रकाशित कविताओं का संग्रह किस नाम से? आपके ललित और मानस के नाम से है। ये भी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सही। बंकिम चंद्र का जन्म नोआखली वर्तमान बांग्लादेश में हुआ। नोआखली वर्तमान बांग्लादेश में नहीं हुआ था। जो बंकिम चंद्र है इनका जन्म हुआ था आपका 26 जून 1838 को। कब हुआ था आपका? 26 जून 1838 को। और कहाँ हुआ था? आपके नेहाटी बंगाल में हुआ था उस टाइम। नेहाटी बंगाल, ये बंगाल में कहा था आपका 24 परगना बोला जाता था इसको, 24 परगना। ठीक है, और नेहाटी बंगाल में कौन से गांव में होता? ये गांव कौन सा था? उस गांव का नाम था आपका काठलपाड़ा। काठलपाड़ा गांव, काठलपाड़ा गांव। ठीक है, और वर्तमान में कहाँ पर? आपका पश्चिम बंगाल में है, अपने पश्चिम बंगाल में। ये भी याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन पूछा था ना इसमें,
असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 ही आपका असत्य कथन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका, भगत सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। देखो, भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेख द पीपल नामक समाचार पत्र में प्रकाशित होता है, बिल्कुल राइट है ये इनका सत्य कथन है। देखो आपका मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इन्होंने जेल में रखे हुए लिखा था, जेल में थे और जेल में रहते हुए ये लिखा था आपके, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह को लाहौर दशहरा बमकांड का भी आरोपी था, लगा था, बिल्कुल भगत सिंह लाहौर दशहरा पर बमकांड का आरोपी लगा था भगत सिंह के ऊपर। भगत सिंह क्रांति का अन्याय व शोषण पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। जो अन्याय व शोषण पर आधारित व्यवस्था है इसको समाप्त करना चाहते थे आपके भगत सिंह, ये भी आपका सत्य कथन है। उपयुक्त में से कितने सत्य कथन है? तो तीनों सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन बंकिम चंद्र ने किया था? आपके बगदर्शन का, आमार बागला का, लास्ट सॉन्ग का या बंगाल क्रांति का? तो बगदर्शन किया था, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बगदर्शन का प्रकाशित किया था इन्होंने, ये आपके 1875 के अंदर, सॉरी 1872 के अंदर इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। और कहाँ से किया था इसका प्रकाशन? बंकिम चंद्र ने इसका प्रकाशन किया था बहरामपुर से, बहरामपुर से, ठीक है। यही आपका इससे इंपॉर्टेंट था। बगदर्शन 1872 की बात है, प्रकाशन किया था इन्होंने बहरामपुर से बंकिम चंद्र ने। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित है। तो 26वां क्वेश्चन क्या है आपका, कृष्ण है, कृष्ण का जन्म 6 मार्च 2024 को पैदा हुआ, उसी वर्ष आपका स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया। तो कृष्ण किस दिन पैदा हुआ ये हमें बताना था, गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। तो सबसे पहले तो देखो अपना कृष्ण है, कौन है? कृष्ण। और कृष्ण महाराज, सॉरी कृष्ण जी अपने का जन्म हुआ था आपका 6 मार्च 2024 को। कृष्ण जी धरती पर कब आए? आपके 6 मार्च 2024 को आया। इसी दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस। और स्वतंत्रता दिवस कब आता है आपका? 15 अगस्त को आता है। और वर्ष कौन सा चल रहा था आपका? 2024 को बनाया गया। इस 15 अगस्त 2024 को वार कौन सा था आपका? शुक्रवार था। कौन सा वार था? शुक्रवार था, ठीक है। तो ये बताना है आपको कृष्ण का जन्म किस दिन हुआ, ठीक है। तो कृष्ण का जन्म हुआ आपको मार्च का। तो मार्च महीना कौन सा होता है? मार्च 31 दिन का होता है। 31 दिन में से 6 दिन तो एक, तो 31 में 6 दिन तो कौन से बचे आपके? 25 दिन तो मार्च के बचे, ठीक है। मार्च के बाद में कौन सा महीना आता है? मार्च के बाद में आपका अप्रैल आता है। अप्रैल कितने दिन का होता है आपका? 30 दिन का होता है, ठीक है। अप्रैल के बाद में कौन आता है आपका? मई। मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। मई के बाद में जून, और जून कितने दिन का हो गया था आपका? जून होता है आपका 30 दिन का। और जून के बाद में क्या आता है आपका? जून के बाद में जुलाई, और जुलाई था आपका 31 दिन का, ठीक है। और अगस्त के कितने दिन लेने हैं हमें? 15 अगस्त तक लेना है, ठीक है, 15 अगस्त तक, ठीक है। तो कुल दिन कितने हो गए? कुल दिन देखो कितने हो जाएंगे आपके, कुल दिन इन सबको जोड़ो आपको, 25 + 30 + 31 + 30 + 31 और +15, तो कितना हो जाएंगे? 5 0 6 और 7 7 और 5 12 का दुक्का, हालांकि 1 2 और 1 3 3 और 3 6 6 3 9 9 और 3 12 12 और 3 15 15 और 1 16 162 हो गए। कुल दिन कितना हो गया आपके? 162 दिन हो गए, ठीक है। एक सप्ताह कितना दिन का होता है आपका? 7 दिन का। सप्ताह कितना दिन का होता है आपका? 7 दिन का। तो 7 का भाग दो 162 में, तो 162 में हम 7 का भाग देंगे, कुल दिन आ गए तो आपके 162 में 7 का भाग दें तो कितने बाद जाएगा आपका? तो 23 सप्ताह तो पूरा जाएगा और एक दिन शेष बचेगा। 7 दूनी 14 और 7 21, एक दिन शेष बचेगा प्लस 1 बचेगा, ठीक है, ये शेष बचेगा। तो देखो 23 सप्ताह तो पूरा है, तो आपको देखो 23 एक दिन शेष बचा। इस दिन आपको 15 अगस्त को क्या दे रखा है? शुक्रवार दे रखा है। तो शुक्रवार से एक दिन क्या हो गया आपका? गुरुवार। और आपको पूछा 6 मार्च को क्या होगा, और तो 6 मार्च से आपकी 14 मार्च तक क्या होगा? 6 मार्च को आपका गुरुवार था, तो 14 मार्च को क्या होगा आपका? गुरुवार होगा। और 15 मार्च को क्या होगा? शुक्रवार होगा आपका। तो आपका हमें पूछा 6 मार्च को क्या होगा? 6 मार्च को दिन कौन सा था आपका? 6 मार्च का दिन गुरुवार। कौन सा दिन हो जाएगा आपका? गुरुवार हो जाएगा। तो आपका आंसर देखो ऑप्शन नंबर गुरुवार कौन से में? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 गुरुवार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या था आपका? 6 से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे लंबवत यानी दिशा में होगी, यानी 90 डिग्री पर होगी, ये मैं बताना था, ठीक है। तो देखो इसमें आपके 2 कंडीशन बनेगी, 2 स्थिति बनेगी, इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री होगी 6 से 7 मिनट में। तो ऑप्शन में देख लेना कौन सा दिया हुआ है आपका। सबसे पहले तो देखो घंटे के बारे में समझो, आप घंटे के बारे में याद होना चाहिए। घंटे वाली सुई है अपनी, घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई है आपकी जो आपकी 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है। कोणी दूरी कितनी चलती है आपकी? 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 आवर में कितनी कोणी दूरी हो जाएगी? 12 का भाग दो 30 डिग्री, यानी 60 मिनट में कितनी आई आपकी? 60 मिनट में आई 30 डिग्री,
कितना है आपका 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी हो जाएगी आपकी, 1 मिनट में कितनी हो जाएगी आपकी 30/60, 0 से 0 कैंसिल और 3 बटा यानी 1/2 डिग्री। तो कोणीय दूरी कितनी होगी आपकी 1/2 डिग्री 1 मिनट में। ठीक है, तो अब मिनट वाले समझो आप, मिनट में क्या हो जाएगी, देखो 60 मिनट में जो करेगी सुई है मिनट वाली वो 360 डिग्री कोणीय दूरी तय करती है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी करेगी, 1 मिनट में आ जाएगी आपकी 360 में भाग दे तो 60 का यानी 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं, अब देखो 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इससे देखो आपको घंटे वाली, ये तो आपकी घंटे वाली सुई है। ठीक है, ये कौन सी आपकी मिनट वाली सुई है। तो देखो घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई कितनी डिग्री ज़्यादा है, अधिक है आपकी, आगे कितनी चल रही है आपकी, तो मिनट वाली सुई है वह घंटे वाली सुई से जो आधा डिग्री है ये आपकी 6 डिग्री यानी 5.5 डिग्री आगे चल रही है मिनट वाली सुई। कितने डिग्री आगे चल रही है आपकी, 5.5 डिग्री आगे चल रही है। अब देखो आसान सा हो जाएगा आपकी सुना होगा। तो 6 बजे घंटे व मिनट वाली सुई के बीच क्या होता है, देखो ये अपनी घड़ी है और ये आपका 6 बजे, ये आपका 6, तो 6 बजे घंटे, ये तो आपकी मिनट है, 6 बज गए मान लो, ये आपकी घंटे वाली सुई है। तो 6 बजे का कैसे होती है आपकी 180 डिग्री पर होती है। कितने डिग्री पर होती है, 180 डिग्री पर होती है। तो मिनट वाली सुई 90 डिग्री आगे हो तो घंटे वाली सुई का समय क्या होगा, यह हमें पूछा है। यदि मिनट वाली सुई 90 डिग्री आगे हो तो घंटे वाली सुई का समय पूछा है। तो 90 डिग्री आगे और अपने घंटे वाली सुई से कितने आगे, ये 5.5 डिग्री। तो इसमें भाग दे दो 5.5 डिग्री का, इसमें भाग देंगे 5 डिग्री का यानी 900 में भाग जाएगा आपका कितने 55 का। तो 900 में 55 देखो भाग देंगे तो 55 एक बार जाएगा आपका 55 एकम 55, फिर आपका 3 बच जाएगा 350 में 55 सीखा आपका कितना होता है 330। तो यहाँ पर 6 बार और बचेगा कितना आपका, ये बच जाएगा आपका 20/55। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर भाग जाएगा 5 का 500 का 20 और 55 5 का भाग जाएगा 11। तो 16 से ही 4/11 मिनट पर। ठीक है, यानी कि एक तो 90 डिग्री की स्थिति कहाँ पर बनेगी आपकी, लंबवत स्थिति बनेगी। ये तो लंबवत स्थिति बनेगी आपकी 6:16 से ही 4/11 मिनट पर। तो देखो आपका ऑप्शन में ये दे रखा है 16 से ही 4/11 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या आपका 10:25 मिनट पर घड़ी व घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य कोण कितना होगा, ये पूछा है हमें कितने मिनट पर। देखो 10:25 ठीक है, तो मिनट देखो घंटा तो कितना दे रखा है हमें, घंटा तो दे रखा है हमें 10 आवर्स, और मिनट कितनी दे रखी है हमें 25 मिनट दे रखी है, 25 मिनट दे रखी है। तो कुल टोटल कोण कितना होता है आपका 360 का, और 360 में 10 घंटे और 25 मिनट वाला कोण घटा दें, जितने मिनट पर आपका कोण बनता है तो आपका कौन सा आ जाएगा, आपका दोनों की सुई और घंटे के मध्य कोण आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, तो आपका एक सूत्र होता है, देखो फॉर्मूला होता है आपका सूत्र क्या होता है आपका 60 इंटू घंटा, कितने घंटे दिए हुए, ठीक है, -11 इंटू मिनट बटा 2 होता है। तो 60 इंटू घंटा कितना दिए हुए हमें 10, -11 इंटू मिनट कितने दिए हुए हमें 25/2। तो 60 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2500, -11 को 25 से गुणा करेंगे 25 एकम 25 और 25 एकम 25 सर 2 कितना हो जाएगी आपकी 27। तो 275/2, 600 में से 275 गए तो कितने बचेंगे आपकी 325/2। 325 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 2 एकम 2, 6 बार 2 6 12 और 2 दूनी 4 2 बार और 1/2, तो यानी 1/2 में यानी 5.5 162.5 डिग्री हो गया। कौन सा आपका 10 घंटे 25 मिनट का कोण। और टोटल कुल कोण कितना होता है, कुल कोण होता है आपका 360 डिग्री। तो अब माइनस कर, तो 360 में से माइनस कर दें हम 162.5 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 100.0 लगा कर दो, तो 5 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7 पॉइंट आ जाएगा, और 15 में से 6 गए तो कितना बचेगा आपकी 9, और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 197.5 डिग्री, या इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ 197 से 1/2 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सी में आपका 197.1/2 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा? देखो 2011 है वो कौन सा आपका गैर लीप वर्ष है, गैर लीप वर्ष है, ठीक है। और इसमें फरवरी कितनी होगी आपकी? फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक है, गैर लीप वर्ष के अंदर। तो इसमें देखो आपका 2015 नहीं होगा, 2017 नहीं होगा, 2019 नहीं होगा, 2022 होगा। 2022 भी क्या आपका गैर लीप वर्ष है, तो सेम टू सेम बनेगा आपका 2022। 2011 और 2022 का जो कैलेंडर है वो समान होगा। जो मान लीजिए 2011 को 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो 2022 को भी 1 जनवरी क्या होगा आपका शुक्रवार ही होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2022, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किसी घड़ी में 9 बजे और 2 बजे के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितनी बार संपाति होगी? संपाति का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। संपाति का मतलब क्या होता है? ये घंटे वाली सुई है और इसी के ऊपर कौन सी होनी चाहिए आपकी? मिनट वाली सुई। तो ये आपका संपाति होता है, ठीक है, नहीं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर किस किस की होगी आपकी? तो ये आपकी घड़ी है, देखो यहाँ पर तो कितने हो गए आपके 12, और यहाँ पर कितने होते हैं आपके 9, ठीक है, और यहाँ पर कितने होते हैं आपके 6, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ठीक है। 9 से 2 बजे के बीच बताना है, 1 2, यहाँ पर 4 और 5 हो जाएंगे, 6 7 और 8 हो जाएंगे, 9 से 10 और 11 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर तो कंडीशन कौन सी बनेगी? ये तो वैसे तो आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपको याद रखना है कितनी बार संपाति होती है? 4 बार। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। और कौन कौन से समय पर होगी? देखो ये तो 9:45 पर होगी, फिर 10:50 पर होगी संपाति, 11:55 पर संपाति होगी, और आपकी 1:05 पर 1:05 पर संपाति होगी। ये 4 कंडीशन बनेगी जहाँ पर आपकी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, संपाति होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या आपका? 31 एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक सीधी रेखा में होगी? ये भी आपका फैक्ट क्वेश्चन है। तो देखो संपाति सीधी रेखा का मतलब है तो संपाति वाली हो जाएगी। संपाति मतलब जो 0 डिग्री कोण बनाती है। एक आपकी विपरीत मतलब 180 डिग्री वाली, वो भी तो एक सीधी रेखा में होगी। कौन सी? 180 डिग्री कोण बनाती है, 180 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो घड़ी की सुइयाँ 24 घंटे में एक दूसरे संपाति कितनी बार रहती है? 22 बार। ये फैक्ट है, सभी याद रखना। देखो जो आपकी घड़ी है, घड़ी की सुई 24 घंटे में संपाति होती है कितनी बार? संपाति होती है कितनी बार? 22 बार, ठीक है, 22 बार तो संपाति होती है। और 24 घंटे में सुइयाँ विपरीत दिशा में कितनी बार कोण बनाती है? 180 डिग्री कोण कितनी बनाती है? 22 बार ही। तो 24 घंटे में सुइयाँ विपरीत दिशा में कोण दिशा में कितनी बार होती है आपकी? 22 बार होती है। ये भी आपका फैक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या पता कितनी बार सीधी रेखा में होगी? तो 22 बार तो संपाति होगी, 22 बार विपरीत दिशा में 180 डिग्री बनाएगी। तो एक सीधी रेखा में कितनी बार होगी घड़ी की घंटी और मिनट वाली सुई? एक सीधी रेखा में हो जाएगा कि 22 + 22 यानी 44 बार। कितनी बार होगी आपकी? 44 बार। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 32 आपका खतन दिया हुआ है। यहाँ पर तो नीचे दी गई प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके नीचे 2 खतन दिए हुए हैं। 2 आपको ये तय करना है कि कथनों में से दिया गया डाटा प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए। देखो प्रश्न दिया हुआ हमें PQRST में सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का कौन है, ये पूछा हमें। देखो खतन दे रहा है R है, R Q और T से भारी है। R है, Q और T से भारी है, लेकिन S से हल्का है। तो आपका R है वो हल्का किससे? आपके S से हल्का है, यानी S भारी है किससे? R से, ठीक है। लेकिन R है वो भारी है किससे? आपके Q से भारी है तो R, और एक R किससे भारी है? आपकी T से भारी है। एक R भारी है आपके T से, ठीक है। S सबसे भारी नहीं है, यानी S सबसे भारी नहीं है। तो S सबसे भारी नहीं है, इसमें क्या दे रखा है? S सबसे भारी नहीं है। दूसरा कथन है S सबसे भारी नहीं है। तो S सबसे भारी नहीं है, तो इन दोनों कथनों से कंडीशन क्या बन गई? देखो S भारी है किससे? R से। R से भारी है कौन? S। R से भारी है। R किस से भारी है? R एक तो Q से भारी है और T से भारी है। तो इनमें से सबसे हल्का कौन है, ये पूछा था। तो आपका देखो बच कौन रहा? आपका P बच रहा है। तो या तो P सबसे भारी भी हो सकता है क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, या P हल्का भी हो सकता है। तो कोई इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कुछ नहीं बताया गया कि P भारी है हल्का है, इनमें कोई कंडीशन संतुष्ट नहीं करती। तो न तो S पर्याप्त है, नहीं कथन B पर्याप्त है। ये इसका आंसर होगा न तो A 1 पर्याप्त है और नहीं
2 कथन पर्याप्त हैं। ये आंसर होगा इसका, आगे दिया होगा तो देखो वही हो जाएगा आपका आंसर। तो एक प्रश्न को उत्तर देने के लिए केवल एक पर्याप्त है नहीं, जबकि अकेला पर्याप्त नहीं, पर ये गलत हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो दोनों पर्याप्त नहीं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो एक और न ही दो पर्याप्त है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 32 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक वर्ष में निम्नलिखित से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? तो देखो मार्च और नवंबर, इसमें क्या होगा, जिसमें महीने भी, दिन भी समान हो और वार भी समान हो, तो वह आपका समान होगा। ठीक है, तो इसमें देखो आपका अक्टूबर और दिसंबर है। तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं आपके? देखो अक्टूबर में कितना, कौन सा महीना होता है आपका? 31वां महीना होता है। और दिसंबर भी कौन सा महीना होता है आपका? 31वां महीना होता है। दिन भी समान है, और तो ये आपका समान में हो सकता है, आपका 2 महीने समान हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 5 पुस्तकें दे रखी, 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, ई एक के ऊपर है, तो 5 पुस्तकें, तो ई है वो एक के ऊपर है, यानी ई है एक के ऊपर रखी है। ठीक है, सी बी के नीचे, इधर मान लो सी है वो बी के नीचे है, सी है बी के नीचे है। ठीक है, ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर यानी ए बी के ऊपर हो गया, और डी सी के नीचे, डी सी के नीचे है। ये आपकी 5 पुस्तकें होगी। तो सबसे शीर्ष वाली पुस्तक कौन सी है? सबसे शीर्ष वाली पुस्तक आपकी ई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। मैथ का स्थान नीचे से गणना करने पर, देखो नीचे से गणना करने पर कौन सा आ रहा है आपका? 15। यहाँ पर मैथ बेटा है एम। ठीक है, ऊपर से गणना करने पर, शीर्ष से गणना करने पर मैथ का स्थान कौन सा हो जाता है आपका? 35 हो जाता है। यहाँ से ऊपर से गणना करने पर मैथ का स्थान कौन सा हो जाएगा? 35। यानी मैथ को 2 बार गिना जा रहा है इसमें। ठीक है, तो मैथ का कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी आपकी 15 + 35 माइनस का 1। ठीक है, मैथ 2 बार आ रहा है ना, 15 15 के 5 5 10 और 3 और 1 4 4 5 5 माइनस 1 यानी 49। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? आ जाएंगे आपकी 49 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखो 49 कौन से में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका? 5 दोस्त है, ये सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। सचिन का कद कमल से छोटा है, तो आपका सचिन है, ये तो आपका कमल से छोटा है। ये तो कौन हो गया आपका? कमल हो गया। इससे छोटा है कौन, कद कौन है? सचिन। सचिन को एस मान लेता हूँ। ठीक है, लेकिन राम से बड़ा है, यानी सचिन का कद है और राम से बड़ा है, यानी राम सचिन से भी छोटा है। यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, मोहन का कद सबसे लंबा है, मोहन यानी एम है, मोहन का कद सबसे लंबा है। ठीक है, मोहन का कद सबसे लंबा हो गया। अरुण का कद कमल से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन सचिन से थोड़ा सा बड़ा है, यानी यहाँ पर आपका अरुण आ जाएगा ए, यानी सचिन से थोड़ा सा बड़ा और आपका कमल से थोड़ा छोटा। तो कद में दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो पहला तो आपका एम हो गया के, और दूसरा कौन सा है? के, यानी कमल, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या आपका? 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, निम्नलिखित किस वर्ष से पुनः 5 जनवरी का दिन शुक्रवार होगा? ये हमें बताना था। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, साधारण वर्ष में तो एक दिन आगे होता है आपका, साधारण वर्ष हो तब तो एक दिन आगे हो जाता है। यानी मान लो आज ये आपका 2018 है, ये आपका कौन सा साधारण वर्ष है, तो इसमें एक आगे 2019 में एक दिन आगे हो। 2018 में आपका शुक्रवार, तो 2019 में क्या होगा आपका? शनिवार होगा। और यदि बीच में लीप वर्ष आ जाए, तो लीप वर्ष में क्या, कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं आपके? लीप वर्ष में आपके 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो हमें इन ऑप्शनों से बताना कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में ये 5 जनवरी को शुक्रवार होगा वापस, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये, देखो 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, ये याद रखना। 5 जनवरी 2018 को क्या है? शुक्रवार है। तो 5 जनवरी 2019 हो, ये 5 जनवरी 2019 है। 5 जनवरी 2019 से आपका साधारण वर्ष है, कौन सा आपका? ये 2019 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो आपका शुक्रवार यानी फ्राइडे, तो फ्राइडे में अगले 5 जनवरी 2019 को फ्राइडे में +1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपका? सैटरडे यानी शनिवार हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 जनवरी 2020 को देखो, 5 जनवरी 2020 है, वो कौन सा आपका? लीप वर्ष है। लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में क्या करते हैं हम? 2 जोड़ते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं लीप वर्ष में। यानी शनिवार है, शनिवार में 2 जोड़ेंगे, तो शनिवार के बाद संडे और मंडे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका? मंडे यानी सोमवार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो सोमवार आ रहा है, शुक्रवार नहीं आ रहा 2020 में। 5 जनवरी 2021 में देखो, 5 जनवरी 2021 भी आपका कौन सा? आपका साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो मंडे में क्या जोड़ेंगे हम? मंडे में ये जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा आपका? ट्यूसडे आ जाएगा, यानी मंगलवार आ गया। ठीक है, फिर 5 जनवरी 2022 को देखो, 2022 को देखेंगे तो 2022 भी क्या आपका? साधारण वर्ष है। तो मंगलवार में +1 जोड़ देंगे, मंगलवार में ये जोड़ेंगे, क्या आएगा आपका? बुधवार आएगा, यानी वेडनेसडे आएगा, डब्लू आ गया। ठीक है, फिर आपका देखो 5 जनवरी 2023 को, 2023 को कौन सा आपका? साधारण वर्ष है। 2023 भी साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में देखो आपका बुधवार में ये जोड़ेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपका? थर्सडे यानी गुरुवार आ जाएगा, ये तो आ गया। ठीक है,
आप देखो 2024 कौन सा आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष तो है, लेकिन हमें तो कौन सा निकालना है, जनवरी तक ही निकालना था। जनवरी में देखिए तो 5 जनवरी को क्या आएगा आपका, 5 जनवरी को आ जाएगा। देखो 2024 में 5 जनवरी को क्या आ जाएगा आपका, 5 जनवरी है, 5 जनवरी तक जोड़ना है। तो 2019 में क्या हो जाएगा आपका, ए जोड़ना है, यहाँ पर एक दिन ही जोड़ना है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर देखो मंगलवार सॉरी गुरुवार में आपका ए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, फ्राइडे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 जनवरी 2024 में क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि फरवरी 29 होगी तो फरवरी तो आपके आगे गई, लेकिन हमें तो कहाँ तक निकालना, हमें जनवरी तक निकालना है। ठीक है, 5 जनवरी 2024 को क्या होगा आपका, फ्राइडे होगा, यानी शुक्रवार होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5 जनवरी 2024 को आपका ये वही दिन वापस आएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। 38 देखो, निम्न पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ठीक है, उसने कुल 540 अंक प्राप्त किए, तो किस विषय, उस विषय को याद कीजिए जिसमें 108 अंक प्राप्त की। तो इसके परसेंट निकालो, वही आपका अंक आ जाएगा कौन से में प्राप्त की। तो कुल कोण कितना होता है आपका, 360 डिग्री का। टोटल कितना होता है आपका, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखो कितने में से 108 कितने में से प्राप्त की, 540 में से, और कुल कितने आपकी 360। तो विषय आ जाएगा कितना डिग्री आएगा, वही आपका विषय आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 160 यानी बिंदु से ये बिंदु गई। ठीक है, 54 दूना कितना होता है आपका, 54 दूना 108 होता है। तो 36 गुना 2 तो कितना आ जाएगा आपका, 62 डिग्री। और 62 डिग्री कौन सा आ जाएगा आपका, सामाजिक विज्ञान। कौन सा है, ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सामान्य ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, क्वेश्चन मान लीजिए आप सामाजिक ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दिसंबर 1984 को किन तारीखों को रविवार पड़ा था, ये आपको याद करना होगा। अभी ये कैसे बता सकते हैं कि दिसंबर में किस तारीख को रविवार पड़ा था, इसको सोचना पड़ेगा। किससे सोचना पड़ेगा कि जगह से, मान लो आपको कल आपका संडे था, संडे को ये टेस्ट हुआ था, मान टेस्ट 11 कब होता है, देखो दिसंबर 1984 पूछा है हमें। तो ये टेस्ट हुआ था, देखो कल हुआ था ये टेस्ट, कल को आपको होता है 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को ये टेस्ट हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल को ये टेस्ट हुआ था, 13 अप्रैल 2024 को। और कल क्या बार था आपका, रविवार था। ठीक है, तो आप ये याद कर लो इससे, 1 दिसंबर 1984 को कौन सा वार था, 1 दिसंबर 1984 कौन सा वार था। ये कैसे याद करेंगे, ये याद करेंगे, देखो इन दोनों वर्षों का अंतर देखो, पहले तो वर्षों का अंतर देखेंगे। तो देखो 1984 से 2024 इनका अंतर देखेंगे, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों में 40 वर्ष आ जाएंगे। 40 वर्ष आ जाएंगे, तो इनमें देखो 4 का भाग देखो, फिर 4 का भाग देखिए, लीप वर्ष देख लेंगे, जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है वही आपका लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो भाग 4 का देते हैं हमें, तो इनमें 4 का भाग देंगे। तो देखो 40 में देखिए, देख लो 40 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, कितनी बार, 10 बार। तो 10 वर्ष कितने होंगे इसमें, 10 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे। तो हमने अभी देखा कि साधारण वर्ष में तो 1 जोड़ते हैं, और लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष में तो क्या जोड़ते हैं हम, सामान्य वर्ष में तो 1 जोड़ते हैं हमने, अभी देखा हमने। और लीप वर्ष में कितने जोड़ते हैं हम, 2 जोड़ते हैं। ठीक है, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, अभी दिन टोटल कितने हो जाएंगे अभी, 40 तो ये रहे और 10 एक्स्ट्रा ये हो जाएंगे। तो 40 दिन तो ये और 10 एक्स्ट्रा ये कौन से हो जाएंगे, 50 दिन हो जाएंगे। टोटल कितने दिन हो जाएगा अभी, 50 दिन हो जाएंगे। और 50 दिन में यदि हम 7 का भाग दो, 50 में 7 का भाग देंगे तो कितना भाग जाएगा, 49 में तो चला जाएगा, यानी 7 बार, 49 में तो चला गया 7 बार। ठीक है, 49 में तो पूरा पूरा जा रहा है 7 बार, और प्लस 1 एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, 49 में पूरा जाने के बाद शेष कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। ये शेष बचेगा, यानी 13 अप्रैल को क्या बना था हमने, 13 अप्रैल का रविवार था, रविवार था। तो 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2024 में क्या आ रहा है, 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 1984 में क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, क्योंकि 1 ही एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 कम। रविवार था तो 1 दिसंबर 1984 क्या होगा आपका, 1 दिसंबर 1984 को कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका शनिवार। क्या हो जाएगा आपका, शनिवार हो जाएगा 1 दिसंबर 1984 को। तो 1 दिसंबर 1984 को शनिवार हो गया। तो हमें कितना पूछा था, द्वितवार। तो द्वितवार कितना होगा, तो 2 तारीख को होगा आपका रविवार। ठीक है, 2 में 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका, 9 को। 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 को, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 को, 23 में 7 जोड़ेंगे 30 को। इन तारीखों को क्या होगा आपका, रविवार होगा। तो देखो कौन सी तारीख है ये, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट एक परिवार की मासिक जरूर बचत को दर्शाता है, जिसमें देखो आपको डायरेक्ट आंसर देखो आप तो क्या है, बचत वगैरह दी हुई है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हमें, देखो परिवार की मासिक आय 4500 रुपये, मासिक बचत 4500 रुपये, और बचत कितनी दे रखी है हमें, ये रही बचत, बचत ऐप दे रखा है हमें 15%, बचत 15% है इसकी, ये भी याद रखना भाई। ठीक है,
बचत कितनी है 15% है। तो इसमें देखो मासिक आय कितनी है, मासिक आय है आपकी 4500 रुपये, ठीक है। और बचत कितनी है आपकी 15%, बचत कितनी है आपकी 15%, ठीक है। बचत आपकी 15% होगी। हमें क्या निकालना है, मासिक आय यानी मूल्य निकालना है, पी निकालना है हमें। तो कितना हो जाएगा, पी की 15% बचा रहा है, तो 15/100 कितना बचा रहा है आपका 4500 रुपये बचा रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी बराबर 4500 इंटू 100/15, तो 15 3 45 300 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका मासिक आय कितनी थी उसकी 30,000। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन कौन सा था आपका 40वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 क्या आपका 41 क्वेश्चन, कौशल भारती कार्यक्रम के तहत, कौन से कार्यक्रम के तहत, कौशल भारत कार्यक्रम के तहत निम्न किन योजनाओं को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना को शामिल किया गया, जन शिक्षण संस्थान योजना को शामिल किया गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शामिल किया गया, प्रधानमंत्री आजीविका कौशल विकास को शामिल नहीं किया गया। तो इनमें कौन कौन सी योजना को शामिल किया गया है, 1 2 3। तो 1 2 3 कौन से में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ये करंट के क्वेश्चन आ गया आपके। AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, कौन सा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होता है आपका, नई दिल्ली में, पेरिस में, सियोल में या विलेचली पार्क में। तो पेरिस में होता। और इसका जो सह-अध्यक्ष कौन था, इसका सह-अध्यक्ष आपका भारत था, सह-अध्यक्षता किसने की थी, आपके भारत ने की थी इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 में संदर्भ निम्न खतरों पर हमें विचार करना है। यह सूचकांक 6 आयामों के आधार पर मान जारी करता है, बिल्कुल राइट है। इस समय समग्र श्रेणी रैंकिंग में राजस्थान 56.67 स्कोर के साथ कौन से स्थान पर रहा, 8वें स्थान पर रहा, ये भी आपका राइट है। पंचायती रूपरेखा में तो एवं कार्य में आयाम क्रम से केरल, तो देखो रूपरेखा में तो केरल रहता, लेकिन कार्य में कौन रहता आपका, कर्नाटक नहीं रहा। कौन रहता आपका कार्यक्रम में, आपके तमिलनाडु रहता। और तमिलनाडु का स्कोर था आपका 60.24, और केरल का जो रूपरेखा में स्कोर क्या था आपका 83.56, ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, ये रूपरेखा ये वाला गलत दे रखा है, क्योंकि कार्य में कर्नाटक दे रखा है, कौन सा आएगा वो तमिलनाडु। सत्य कथन कौन सा आपका, सत्य कथन 1 और 2 सत्य, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, कौन सा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध दिए गए स्थलों को संबंधित राज्य के साथ सही सम्मिलित कीजिए। सही सम्मिलित करना हमें। तो पहला देखो आपका रामसर स्थल दे रखा है, और दूसरा संबंधित राज्य दे रखा है। तो देखो आपका दुधवा झील है वो कहाँ पर, आपकी झारखंड के अंदर है। और थिंतकल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंदर है। और सकरटोई पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ पर आपका तमिलनाडु के अंदर है। और खेलो पल्लरी वेटलैंड कहाँ पर आपका झारखंड के अंदर है। कहाँ पर आपका झारखंड के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 2 2 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सा आ जाएगा आपका ऑप्शन, देखो 4 2 2 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45, क्या है, हाल ही में किसे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया, गणेश कुमार को चुना गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या आपका, निम्नलिखित में से असम्मिलित को छानना है। असम्मिलित कौन सा है, स्पर पुरस्कार विजेता स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर श्री आर श्रीजेश को पुरुष वर्ग की आपका राइट है। कोच ऑफ ईयर जसपाल राणा को मिला है, ये भी आपका राइट है। स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर ओलंपिक गेम्स से मनु भाकर को मिला है, आपका राइट है। नेशनल टीम ऑफ द ईयर भारतीय क्रिकेट टीम को नहीं मिला, ये किसको मिला आपका, ये मिला आपका भारतीय शतरंज टीम को। किसको मिला ये, भारतीय शतरंज टीम को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 असंगत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या आपका, CE20 क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में निम्न खतरों पर हमें विचार करना है। तो विचार करते हैं। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में CE20 इंजन का वैक्यूम परिस्थितियों में मल्टी एलिमेंट इग्नाइट के साथ इग्निशन टायर पूर्ण किया गया, बिल्कुल राइट है आपका। इसे इसरो की लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में विकसित किया गया। किसमें किया गया आपका, लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर के अंदर इसको विकसित किया गया, ये भी आपका राइट है। यह इंजन गगनयान LVM-3 लॉन्च व्हीकल के कार्योजेनिक स्टेज में शक्ति प्रदान करेगा, ये भी आपका राइट है। पूरा सत्य कथन कौन सा है, तीनों सत्य कथन दो, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या आपका, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में राजस्थान कौन सा स्थान रहा है, 10वां 8वां 12वां या 15वां। तो 48 में आपका आंसर हो जाएगा 12वां स्थान रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, 38वीं राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में खतरों पर विचार करना। ये खेल फरवरी 2025 में उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित की गई।
किसी मेजबानी में आयोजित की गई, ये उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित की गई, बिल्कुल राइट है। इन खेलों में राजस्थान कुल 43 पदक जीतकर 15वें स्थान पर, अपना राजस्थान है प्यारा सा, ये आपके 15वें स्थान पर है, ये भी आपका राइट है। इन खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण महाराष्ट्र टीम को नहीं, ये आपका जो राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई, ये महाराष्ट्र को नहीं की गई, एक किसको की गई आपकी श्री स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसका शॉर्ट नाम है आपका सेना। सेना टीम को ये प्राप्त की गई आपका पुरस्कार, सेना टीम, ये कौन सी है, राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई है आपके और सेना टीम को, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। तो ये आपके महाराष्ट्र को नहीं की गई, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सत्य कथन कौन सा जाएगा, 1 और 2 सत्य, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के निवेशक द्वारा अपने निष्क्रिय एवं बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो का पता लगाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है, मित्रा, किसका किया है यहाँ पे, मित्रा का लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं, ये आपके विकास से संबंधित आपके बाल विकास टॉपिक है, उसका क्वेश्चन आगे। वर्दी मात्रात्मक परिवर्तन बिल्कुल राइट है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जो आपको बाल विकास है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी आपका राइट है। वर्दी मनोवैज्ञानिक नहीं होती, वर्दी क्या होती है आपकी बौद्धिक होती है, और विकास कैसा होता है आपका मनोवैज्ञानिक होता है। तो हमें क्या पूछा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्दी जैविक प्रक्रिया बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, विकास व्यक्ति की नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रदर्शित करता है, ये कथन किसका है, ये हर्लॉक का है, वुडवर्थ का, जेम्स डेवर का, मेटूल का, हर्लॉक है, और ये आपके फर्स्ट ग्रेड 2015 क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया था। और वुडवर्थ की परिभाषा आई थी आपकी 2016 के अंदर, और 2016 में क्या आया था आपका, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये आपकी 2016 में आई थी, आपकी फर्स्ट ग्रेड में वुडवर्थ की परिभाषा, इनकी परिभाषा याद कर लेना भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्या आपका, विकास के संबंध में कथनों विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करना है, किसका करना है, असत्य कथन। विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, बिल्कुल राइट है, गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलता है, जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया के रूप में चलता है, बिल्कुल राइट है। विकास परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल राइट है, विकास है वो परिवर्तनों क्या है आपको प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल राइट है। विकास की प्रत्येक अवस्था एक अद्वितीय विशेषता को परिलक्षित करती है, बिल्कुल राइट है। विकास परिवर्तन तक चलता है, नहीं, मृत्यु तक चलता है, मृत्यु पर्यंत चलता है आपका, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमें ऐसा कथन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। परिपक्वता तक कौन चलता है आपका, वर्दी चलती है, वर्दी चलती है परिपक्वता तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 54 आएगा आपका, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये मैं बताना था। विकास एक अनुमान योग्य प्रक्रिया है, यस विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, यह अनुमान योग्य प्रक्रिया है। विकास के प्रत्येक अवस्था के बारे अपने खतरे, जो आपकी विकास की जो प्रत्येक अवस्था है उसके अपने खतरे, बिल्कुल राइट है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों को अप्रभावित करता है, नहीं प्रभावित करता है, क्या करता है आपका, प्रभावित करता है। हमें क्या पूछा था, ऐसा करते कथन पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास सामान्य प्रतिरूप में समान प्रतिरूप सिद्धांत का भी पालन करता है, ये भी आपका राइट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। पियाजे के जो आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तो पियाजे का सिद्धांत कौन सा आपका, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इस प्रक्रिया को भी याद रखना। एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित एवं संशोधित करता है, उसे कहा जाता है आपका साम्य धारण कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है, या आत्मसातकरण कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है आपका, समायोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या आता है आपका, कॉलर वर्ग का सिद्धांत कौन सा आपका, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत दोनों आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है के अनुसार कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था का अभिन्यास से जुड़ा है, ये आपके स्तर दिए हुए आपके कॉलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्तर है, ये आपके चारों, इसमें से ये पूछा है कि कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा हुआ है, आपका रूढ़िगत स्तर, या उत्तर रूढ़िगत स्तर, या पूर्व नैतिक स्तर, या प्राक रूढ़िगत स्तर, तो कौन सा जुड़ा होगा, रूढ़िगत स्तर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, कॉलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था नैतिक की उच्च अवस्था है, यह मैं पूछा है। कॉलर वर्ग का सिद्धांत है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, कौन सी अवस्था, यह आपकी कॉलर वर्ग की सिद्धांत की अवस्था दे रखी है, उसमें कौन सी नैतिक विकास की उच्च अवस्था, ये पूछा है। उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, उन्मुक्ता, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुक्ता, सामाजिक अनुबंध या उन्मुक्ता, सार्वभौमिक नैतिक विकास की उन्मुक्ता, तो सिद्धांत का आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौमिक नैतिक विकास की उन्मुक्ता हो जाएगा, सबसे उच्चतम अवस्था आपकी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58,
कोलबर्ग ने अपने नैतिक तार्किक विकास सिद्धांत, कौन सा नैतिक तार्किक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए शोध के किस आयु के वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया था? 4 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 10 से 16 वर्ष या 16 से 18 वर्ष? तो 58 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10 से 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59 क्या आपका 59 देखते हैं हम। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत में कौन सा अवस्था का संबंध किशोरावस्था से? ये हमें पूछा है। पियाजे आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है पियाजे का। नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, दबाव की नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता? तो 59 का आंसर क्या जाएगा? स्वायत्त नैतिकता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 क्या आता है? बुनर के संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। बुनर है और बुनर का सिद्धांत आपका संज्ञानात्मक विकास सम्मिलित आपका क्रियात्मक अवस्था, विलोमीयता की प्रक्रिया, अंत प्रक्रिया काल या इसके फोल्डिंग? तो कौन सा शामिल है इसमें? 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? जीन पियाजे, जयराम बुनर, लेव वाइगोत्स्की या सिगमुंड फ्रॉइड? तो ये थे आपके लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या आपका? पियाजे के निम्न में से किसे समझने के लिए 3 प्रसंग समस्या का प्रयोग किया था? वस्तु स्थायित्व, जीववाद, अहम केंद्रवाद या संरक्षणवाद? तो 62 में आपका आंसर हो जाएगा अहम केंद्रवाद को समझने के लिए पियाजे ने 3 परत समस्या का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63। किशोरावस्था का वह काल जिसमें बालक मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से व्यवस्था की ओर बढ़ता है। ये कथन किसका था? जीन पियाजे का, लेंटेंट का या हेडफील्ड का या चर्चिल का? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चिल का ये कथन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या आपका? किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। देखो भूमिका संभ्रांति भी है, दिवस संपन्न भी है, किशोर अहम केंद्रिता भी है, लेकिन संवेगात्मक नियंत्रण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है, ये मैं पूछी। बड़ा हुआ सगी प्रभाव भी है, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण भी है, अरुचिकर विस्तार भी, लेकिन सामाजिक क्रियाकलाप में कमी ये आपकी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 और 66 आपका इंग्लिश का है। द क्यूट फील सॉफ्ट। तो इसमें देखो आपका कौन सा दे रखा है आपका? इसमें देखो आपका जो आपका फील्ड है, फील्ड्स है, क्या दे रखा है आपका? फील्ड्स है। ये कौन सा दे रखा है आपका? प्रेजेंट सिंपल देते हैं। कौन सा इसमें? प्रेजेंट सिंपल है। हमें चेंज करना है तो इसमें क्या आएगा आपका? या इसमें आएगा आपका बी प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म। तो वी प्लस फील्ड्स का क्या हो जाएगा आपका? फील्ड बी कौन सी फॉर्म आ जाएगी? इज। फील्ड्स कौन सा आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, तो इसके साथ कौन सी आएगी? इज आएगी और प्लस फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फील्ड। क्या आ जाएगा? इज फील्ड। ये आपका देखो ऑप्शन कहाँ पर आएगा? इज फील्ड, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। तो यहाँ पर देखो ये तो आपका नहीं होगा, आर आएगा, आर नहीं होगा, वो आ जाएगा क्योंकि सिंपल आ रहा है तो इज आर आता है, लेकिन फील्ड सिक्योरिटी के साथ क्या आएगा आपका? इज आएगा, वाज नहीं आएगा, इट इज आएगा सेल्फ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। एन एरो किल्ड द लॉयन, ये दे रखा था। एन एरो किल्ड द लॉयन दे रखा है इसमें। तो इसमें देखो आपका क्या आती है? आपकी वर्ग की फॉर्म क्या होती है आपकी? बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए आपकी, बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। तो किल्ड आ रहा है आपका, किल्ड कौन सा आ रहा है आपका? किल्ड आ रहा है, और किल्ड कौन सा आ रहा है आपका? सेकंड फॉर्म आ रही है। किल्ड कौन सी आ रही है? वर्ग की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो किल्ड के साथ क्या आएगा? वर्ग। देर सेकंड इन पास्ट टेंस हो गया। पास्ट में कौन सा आता है आपका? वाज। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? किल्ड ही हो जाएगी थर्ड फॉर्म भी। तो वाज किल्ड देखो कौन सा आ जाएगा आपका? इज किल्ड तो नहीं आएगा, और इसमें देखो बीइंग आ रहा है, बीइंग भी नहीं आएगा। और वाज किल्ड तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ये रहा, वाज किल्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। और विथ आ रहा है, यदि कोई नाम होता जैसे बाई तब तो बाई आ जाता, लेकिन इसमें एन एरो आ रहा है तो ऑप्शन नंबर विथ आएगा इसके साथ, विथ एन एरो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। शिक्षा वाज रीडिंग ए पोइम। शिक्षा है वो पोइम पढ़ रही है। तो रीडिंग की आप जानते हो रीडिंग क्या होती है आपकी? रीड होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। रीड और रीड होती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या आ रहा है आपका? देखो वाज रीडिंग आ रहा है, वाज रीडिंग आ रहा है। तो वाज रीडिंग आ रहा है, तो वाज रीडिंग कौन सा आपका? पास्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट कंटिन्यूस आएगा तो बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म चेंज करो, बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। तो बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा आपका? पास्ट के साथ क्या आएगा आपका?
वाज, और वाज के साथ पास्ट कंटिन्यूस है तो बीइंग आएगा। बीइंग की कौन सी आएगी, BING आया तो बीइंग आएगा। और रीड की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रीड, READ, रीड आ जाएगा। तो वाज बीइंग रीड आएगा, तो ये देखो कौन सी में आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो पहले देखो 68 में पहला देखो क्या आ रहा है, द पोएम वाज बीइंग रीडेड आ रहा है, रीडेड नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, रीड आएगा। तो ये यहाँ पर गलत हो गया। और इसमें देखो क्या आ रहा है, रीडेड, ये भी गलत हो जाएगा। रीड इन दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इज आ रहा है तो इज नहीं आएगा, क्योंकि कौन सा आ रहा होगा, पास्ट टेंस आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस आ रहा है, तो क्या आएगा वो, वाज रीडिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या दे रखा है हमें, माई बॉस इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू शिमला। तो ये तो आपका चेंज होगा नहीं कि दैट ही वाज गोइंग टू शिमला, ये तो आपका चेंज नहीं होगा। और देखो इसमें और चेंज होगा, जो आपका इन्फॉर्म्ड, तो इन्फॉर्म्ड दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, इन्फॉर्म्ड दे रखा है। तो इन्फॉर्म्ड क्या है आपका, बल्कि सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल दे रखा है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल दे रखा है। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करो तो कौन सा आएगा, पास्ट का वाज आएगा इसमें। बी फॉर्म कौन सी आ जाएगी आपकी, वाज आएगी, वाज के साथ फॉर्म कौन सी आ जाएगा आपकी, इनफॉर्मेट, इनफॉर्मेट आ जाएगी। तो ये देखो आप ऑप्शन में देखो कौन सी में आ रहा है, वाज इनफॉर्मेट। तो देखो आपको पहला ऑप्शन नंबर पहला में आ रहा है, और ये देखो आपका वाज आ रहा है इसमें, लेकिन देखो इसमें ये चेंज कर रखा है, लेकिन ये आगे वाला सेंटेंस चेंज नहीं होगा इसका, ये कौन आ रहा है तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। इनमें आपका क्या दे रखा है आपका, वाज इन्फॉर्मेड बाई बॉस, तो ये भी आपका देखो चेंज कर रखा है, ये नहीं आएगा। इसमें बीइंग आ रहा है तो बीइंग नहीं आएगा, तो बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर हो जाएगा 69 का। आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाई माई बॉस दैट ही वॉज गोइंग टू शिमला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। रशी सेलेक्टेड एंड मैरिड टू प्रीतम, ये दे रखा था हमें 70 में। तो 70 में देखो क्या आपका आंसर हो जाएगा, आपका वाज सिलेक्टेड बाई एंड, ये देखो ये आपका कंफ्यूज है, कलाम ने ये माना मुझे इस एंड का परिपोषण के साथ आपका ये एंड कैसे आ रहा है इसका पता नहीं, लेकिन ये आपका आंसर दो आएगा आपका इसमें। प्रीतम वाज सिलेक्टेड बाई एंड मैरिड टू राशि। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71, एंटोनियम पूछे थे हमें 71 और रह गया एक बार। ही विल एक्सप्लेन डेट हाउ ही रीच्ड लेट, ये हमें पूछा है, ही विल एक्सप्लेन आ रहा है, क्या आ रहा है, ही विल एक्सप्लेन। तो ये कौन सा आ रहा है आपका, ही विल एक्सप्लेन में, थोड़ा सा छोटा करो एक बार, विल एक्सप्लेन आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, विल एक्सप्लेन। तो विल एक्सप्लेन है, तो इसमें देखो बी प्लस विल की थर्ड फॉर्म कहाँ चेंज होगा, विल के साथ क्या आएगा आपका, बी आएगा, क्या आएगा आपका, बी आएगा, विल बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्सप्लेन की, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड। तो ये देखो कौन सी में आ जाएगा आपका आंसर, ये देखो आपका इसमें विल नहीं आ रहा, बी एक्सप्लेन्ड आ रहा, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। इसमें विल हैव बीन एक्सप्लेन्ड आ रहा है, तो हैव बीन नहीं आएगा आपका, बी आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। इसमें देखो आपका इट विल बी एक्सप्लेनिंग आ रहा है, इससे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, ये कैंसिल हो गया। तो बच्चा कौन सा आपका, ये बच्चा ही विल बी एक्सप्लेन्ड, इसमें आ रहा है बाई हिम डेट हाउ टू रीच द लेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। 72 में देखो मैं क्या पूछा था, एंटोनियम पूछा था, वैसे कलाम ने इसका दिया नहीं, सिलेबस में क्या था, एंटोनियम था, ठीक है, एंटोनियम। तो असेंबल है, असेंबल का मतलब क्या होता है आपका, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, कंपोज या सेपरेट, डिस्पेयर्स या डिविड। तो हमें क्या बताया, एंटोनियम। एंटोनियम मतलब क्या होता है आपका, विलोम। इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका, डिस्पर्स, क्या हो जाएगा आपका, डिस्पर्स। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा आपका आंसर, डिस्पर्स का अर्थ होता है आपका फैलाना, इसका विपरीत हो रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या है आपका, हॉस्टिल। हॉस्टिल मतलब क्या होता है, हॉस्टिल शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण। तो शत्रुतापूर्ण का क्या होता है आपका, फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण हो जाएगा। तो अब ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंडली का मतलब होता है आपका मित्रवत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या था आपका, विक्टोरी। विक्ट्री का मतलब क्या हो जाता है, विक्ट्री का मतलब होता है आपका विजय। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, विजय, यानी लॉज, विन या डिफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट यानी हार, इसका विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हार। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75 और अंतिम क्वेश्चन, नोटोरियस। नोटोरियस है, नोटोरियस मतलब क्या होता है, कुख्यात, कुख्यात, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, कुख्यात है तो नाउन या पेज ऑर्थी या पॉपुलर
या फेमस, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको प्रसिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आता तो वो प्रसिद्ध भी होगा, प्रसिद्ध यानी फेमस। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने माइनर टेस्ट 11 का एनालिसिस किया, बहुत से अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आपको अच्छा सजेशन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, लाइक भी जरूर करना वीडियो को, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सभी जितने भी ग्रुप में जुड़े हो शेयर करने की जरूर कोशिश करना। जितना अच्छा मोटिवेशन हमें मिलेगा उतना ही अच्छा हम आपके लिए बहुत इससे भी शानदार वर्क करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हम अपनी इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।